जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को भाषा, व्याकरण, लिपि, बोली आदि के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? व्याकरण का पहला अंग है। व्याकरण, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने अंग होते हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि व्याकरण का जो पहला अंग होता है वो होता है वर्ण विचार। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोगों को वर्ण विचार का भाग 1 पढ़ाएंगे, क्योंकि जो ये पाठ है ये बहुत लंबा है, तो एक वीडियो में ये पाठ पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका 2 भाग बनाया गया है। तो आज हम इसका पहला भाग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपके पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी जो आप पिछले कक्षा में पढ़े हो उससे संबंधित प्रश्न है। जैसे वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं तो आपको बताना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। स्वर संख्या में कितने होते हैं? तो स्वर संख्या में 11 होते हैं। संयुक्त व्यंजन से बने कोई 2 शब्द बताइए। तो संयुक्त व्यंजन आप लोगों को पता होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श, ये 4 जो हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं। तो इससे आपको 2 शब्द बताने हैं बने हुए, तो एक हो जाएगा पत्र, एक हो जाएगा क्षमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन संख्या में कितने हैं? अब देखिए, व्यंजन जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं ये आप लोगों को बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्वरों का प्रयोग किन किन रूपों में किया जाता है। अब स्वरों के प्रयोग के बारे में, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, तो इन सभी के बारे में आप लोगों को पिछले कक्षा में जो पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद होने चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या क्या बताया गया है इस पाठ में। तो सबसे पहले पाठ का परिचय हम आप लोगों को दे रहे हैं। सबसे पहले है वर्ण, यानी वर्ण के बारे में बताया गया है। फिर वर्णमाला के बारे में, स्वर, फिर स्वर के भेद, स्वरों की मात्राएं, अयोग, वाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। फिर है व्यंजन, फिर व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन। फिर बताया गया है वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन, फिर द्वित्व व्यंजन। फिर है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अघोष तथा सघोष। प्राणत्व या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अल्प प्राण तथा महाप्राण। प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्ण विच्छेद, व्यंजन गुच्छ, वर्ण संयोग, व्यंजन से व्यंजन का संयोग, बलाघात, शब्द बलाघात, और फिर अनुतान। ये इतनी सारी चीज़ें आपके पाठ 2 में बताई गई हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ण। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा का निर्माण जो होता है वो बिना वर्ण के पूरा नहीं हो सकता है। कोई भी भाषा आप बोलते हो तो उसमें वर्ण की आवश्यकता होती है। तो बिना वर्ण के पूरा कोई भी भाषा का मतलब किसी भी भाषा की रचना जो है वो बिना वर्ण के नहीं हो सकती, क्योंकि वर्णों से ध्वनि का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है जो हमारे मन के भावों विचारों को उजागर करता है। अतः ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, इसमें बताया गया कि जो भाषा है उसका निर्माण, उसकी रचना कैसे हो सकती है? वर्ण से हो सकती है। बिना वर्ण के सहायता के भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। तो वर्ण जो है वो हमारे मुंह से निकले हुए ध्वनि का निर्माण करता है, ठीक है।
वर्ण जो है वो क्या है, वो हमारे मुंह से निकले हुए ध्वनि है, और इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और जब कई सारे शब्द सार्थक रूप में मिलते हैं तो वो वाक्य बनते हैं, जिनसे हम अपने मन के भाव और विचार किसी के भी सामने व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो वर्ण होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और खंड नहीं हो सकते। यानी भाषा की, अब अगर आपको कहा जाए कि वर्ण की परिभाषा लिखिए तो आप कैसे लिखोगे? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है, रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। हिंदी में 52 वर्ण हैं। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिनकी सहायता से अनेक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे वह एक लड़की है, ये वाक्य हो गया। वह जो है वो शब्द है, एक जो है वो भी शब्द है, लड़की जो है वो भी शब्द है जो है वो भी शब्द है। यानी यहाँ पे 4 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना है। अब देखिए वह कैसे बना है? व प्लस अ प्लस ह प्लस आ, यानी ये 4 वर्ण मिला के तब एक शब्द बना है। ठीक है, 4 वर्ण मिले हैं उसके बाद जाके एक शब्द बना। अब एक कैसे बना है? ए प्लस क प्लस आ, तो एक हो गया। अब लड़की ल प्लस आ प्लस ड़ प्लस आ प्लस क प्लस ई, ये लड़की हो गया। है कैसे बना है? ह प्लस ए, है हो गया। तो ये हो जाएंगे आपके वर्ण। अब देखिए कैसे, अब इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया कि ये वाक्य कैसे बने, फिर शब्द कैसे बने, फिर वर्ण कैसे बने। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आपका है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। जो वर्ण होता है उसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए होता है। वर्ण शब्द का जो प्रयोग होता है वो ध्वनि चिन्हों दोनों के लिए होता है, ध्वनि के लिए भी और ध्वनि चिन्ह के लिए भी। जब इनका उच्चारण मुख से किया जाता है तो इन्हें ध्वनियाँ कहा जाता है। जब इन्हें मुख से बोला जाता है तो क्या इसे कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। लेकिन जब इसे लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, तथा लिखने के लिए ध्वनि चिन्ह, मतलब जो हम बोलते हैं उसे अगर हम किसी चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, अर्थात लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखने के लिए क्या किया जाता है? ध्वनि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात लिपि का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? अब देखिए सबसे पहले अगर हम बताना चाहते हैं आपको तो वर्णमाला, तो हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। कैसे है? सबसे पहले है स्वर, आ से लेके औ तक, आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 जो हैं वो स्वर हैं। अयोगवाह, अंग और आह, ये 2 अयोगवाह हैं। इसके बाद है व्यंजन। अब देखिए व्यंजन, का वर्ग यानी का से अंगा तक ये कवर्ग होगा, चा से यहाँ तक चवर्ग, टा से अड़ा तक टवर्ग, ता से ना तक तवर्ग, पा से माँ तक पवर्ग, या से रा ला वा, या रा ला वा, ये 4 जो वर्ण है ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। और शा खा शा हा, ये जो है ये ऊष्म व्यंजन है। छ त्रा ज्ञा श्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। 27 जो है आपके क्या है? व्यंजन है। 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है, और फिर 4 आपके ऊष्म व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी और संस्कृत जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। अब देखिए इस प्रकार स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है
कि जो वर्णमाला है वो किसे कहते हैं। अब इस यहाँ पे आपको वर्णमाला की परिभाषा बताई गई है। किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भेद, अब यहाँ पे वर्ण भेद बताया गया है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। आ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये जो है ये 11 स्वर होते हैं। स्वर भेद, स्वर के निम्नलिखित 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, जैसे आ ई ऊ री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर के उच्चारण समय से लगभग 2 गुना समय लगे, मतलब उससे दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 वर्ण दीर्घ स्वर हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। इनके उच्चारण में समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। तो ये जो हो गए ये दीर्घ स्वर हो गए। आधुनिक विद्वानों ने आ और ओ के मध्य की ध्वनि अ को मिलाकर अब दीर्घ स्वरों की संख्या 8 निर्धारित की है। मतलब आजकल के जो विद्वान है वो आ और ओ दोनों के मध्य की ध्वनि को मिला करके अ को क्या कर दिए हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या को 8 बता दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर के उच्चारण समय से तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। मतलब दीर्घ स्वर जो होता है उसमें 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर जो होता है उसमें तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर का निर्देश करने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे 3, जैसे 3 हिंदी में 3 होता है उसी तरीके से 3 अंक लिखने की परंपरा है, जैसे ओम। तो ओम में देखिए ओ के बाद 3 जैसा लिखा है, फिर माँ लिखा है, ये ओम होगा आदि। प्लुत स्वरों का प्रयोग संबोधन या पुकारने के लिए किया जाता है। अब इनका प्रयोग प्रायः कम होता जा रहा है। अतः स्वर के 2 ही भेद माने जाते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। फिर आता है स्वरों की मात्राएं। हम जानते हैं कि स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। आप लोग भी जानते होंगे कि जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक तो अपने मूल रूप में, मतलब जैसे हैं वैसे ही उन्हें लिख दिया जाता है, और दूसरा होता है मात्रा के रूप में प्रयोग। मूल रूप में देखिए वाक्य अमर, इधर आओ, तो अमर में देखिए आ जो है छोटा, ये जैसे स्वर में लिखा जाता है वैसे ज्यों का त्यों लिखा है। ई ज्यों का त्यों लिखा है। आ और ओ ये दोनों भी सेम लिखे हुए हैं। तो में आ ई आ ओ स्वर अपने मूल रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। तो ये हो गए मूल रूप में। फिर है मात्रा के रूप में। जब किसी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ा जाता है तो उसका प्रयोग मात्रा चिन्ह के रूप में होता है, जैसे रमेश खाना खा। अब देखिए रमेश, माँ क्या है? माँ व्यंजन है, और उस पर जो मात्रा लगी है वो एक ही मात्रा है, यानी स्वर की मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही है खाना, खा जो है वो व्यंजन है और इस पे बड़ा आ की मात्रा लगी है। ना के बाद बड़ा आ की मात्रा है, फिर खा के बाद बड़ा आ की। तो ये जो है यहाँ पे मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में ए तथा आ का प्रयोग मात्रा के रूप में किया गया है। सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित हैं, मतलब सभी स्वर के अपने अपने मात्रा चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मात्रा की परिभाषा बताई गई है। स्वर को व्यंजन के साथ लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे कैसे किस स्वर की कौन सी मात्रा है यहाँ पर बताई गई है, स्वरों की मात्राएं। अब सबसे पहले देखिए स्वर लिखा है आ ई उ री ए ओ औ। और यहाँ पे नीचे इसकी मात्रा लिखी, छोटा आ के नीचे कोई मात्रा नहीं लिखी है, क्योंकि छोटा आ जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, वो सभी व्यंजन के साथ मिला हुआ होता है। अगर व्यंजन के साथ छोटा आ नहीं मिलेगा तो व्यंजन जो है वो आधा हो जाएगा। जैसे का, जब आप का बोलते हो तो उसमें आ का उच्चारण आता है, यानी उसमें छोटा आ मिला हुआ है। यहाँ स्टार्ट होता है जो मात्रा वो कहाँ से शुरू होता है, बड़ा आ से। बड़ा आ से शुरू होता है तो बड़ा आ का देखिए किस तरीके से किस स्वर का कौन सा मात्रा है यहाँ पे बना हुआ है। इसको आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए और समझ लीजिए कि कौन सी मात्रा किसकी है, किस स्वर की कौन सी मात्रा है। अब देखिए आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ सभी व्यंजनों में मिला रहता है। आ रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे क। यहाँ देखिए क यानी आधा का हो जाएगा, तो यानी आधा ता हो जाएगा। ये मूल व्यंजन है। र के साथ उ और बड़ा उ की मात्रा मध्य में लगाई जाती है, ठीक है। रा के नीचे मात्रा नहीं लगती है, रा के बीच में मात्रा लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है रुपया, तो देखिए रुपया यानी यहाँ पे उ की मात्रा बीच में लगी है। रूखा, गुरु, डमरू आदि, तो ये जो है इसमें आपको बताया गया कि रा के बीच में मात्रा लगती है, रा के नीचे मात्रा नहीं लगती है, छोटा उ। अयोग व अंग और आहा दो वर्ण हैं, ठीक है। अंग और आहा ऐसे दो वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, फिर भी क्या होता है इनका, फिर भी ध्वनि का वहन करते हैं। अंग और आहा ऐसे दो वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, फिर भी ध्वनि का वहन करते हैं, मतलब ध्वनि के रूप में निकलते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। अंग के चिन्ह यानी लाइन के ऊपर बिंदी होता है को अनुस्वार, और आहा के चिन्ह फिर यहाँ दो पॉइंट होते हैं को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। आहा के चिन्ह को विसर्ग कहते हैं और अंग के चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, केवल नाक से। इसका चिन्ह बिंदु है। अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में वह उच्चरित होता है, जैसे दंत, घंटा, चंपक आदि। तो ये तो हो गए आपके अनुस्वार और इसके उदाहरण। फिर है अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु जो होता है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है। इसका जो उच्चारण होता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है। इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे पूंछ, कहाँ, हंसना आदि। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है, ठीक है। विसर्ग का प्रयोग जो होता है तत्सम शब्दों में होता है, यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनके साथ विसर्ग का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण जो है वो ह के समान होता है, ह। जैसे दुख, प्रायः, दुःशासन आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख विवर के कंठ तालु आदि स्थानों में रुक रुक कर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं,
कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख विवर के कंठ, तालु आदि स्थानों में रुककर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल व्यंजन 41 हैं, जिनमें स्पर्श व्यंजन का से मा तक के सभी व्यंजन एवं ड़ा और ढा को मिलाकर 27 हैं। अंतःस्थ व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, आगत व्यंजन 2 हैं और संयुक्त व्यंजन 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी में कुल व्यंजन 41 हैं, जिनमें स्पर्श व्यंजन जो है वो का से मा तक के सभी व्यंजन हैं। और कौन से हैं? और 2 व्यंजन हैं, जैसे ड़ा और ढ़ा, इनको मिला करके क्या होते हैं? 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन जो हैं वो 4 हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, आगत व्यंजन 2 हैं, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। आधुनिक विद्वान संयुक्त व्यंजन को मूलतः व्यंजन नहीं मानते हैं। आधुनिक विद्वान जो हैं वो क्या किए हैं कि संयुक्त व्यंजन को मूलतः व्यंजन नहीं मानते हैं। इस प्रकार कुल 37 व्यंजन हैं। व्यंजनों के भेद। आधुनिक विद्वानों के अनुसार व्यंजन के 4 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है। जैसे जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो जो उस समय वायु निकलती है वो सीधे ना निकल के स्पर्श करते हुए कभी दांत को, कभी कंठ को, कभी मुख को, कभी होंठ को, तो इस तरीके से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ड़ा और ढ़ा को मिलाकर अब स्पर्श व्यंजन 27 है। विशेष ड़ा और ढ़ा व्यंजन का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में ही किया जाता है, जैसे पढ़ना, लड़का, उड़ान, चढ़ना आदि। तो ये जो है ये सदैव क्या किए जाते हैं? बीच में ही प्रयोग होते हैं या अंत में प्रयोग होते हैं। फिर है दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है कि अंतःस्थ का अर्थ है बीच में स्थित होना। अंतःस्थ व्यंजन का अर्थ होता है, अंतःस्थ का अर्थ जो है वो होता है बीच में स्थित होना। तो इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है। इनका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन है। इन वर्णों का या और वा अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। इन वर्णों में या और वा जो हैं वो अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास या अवरोध कम होता है। ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे शा, शा, सा, हा। तो ये जो हैं ये 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। फिर है आगत व्यंजन। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में जौ, फ, नीचे बिंदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे राज, बाज, फन, फेल आदि। तो ये जो है ये आगत व्यंजन है। उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा जो होती है वो मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाए वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। अब देखिए कवर्ग, ठीक है, आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा, इतना जो है वो कवर्ग है। ये कंठ है, यानी गले से बोला जाता है, अका एक शब्द। फिर ये चवर्ग है, ये तालव्य यानी तालु से बोला जाता है। जीवा जो है वो तालु को टच करती है, वहाँ कंठ को टच करती है। तो ये इस तरीके से हर जहाँ से जो उच्चारण हुआ है वहाँ उसका बताया गया है।
अब देखिए नेक्स्ट अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन में क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब यहाँ पे देखिए छ कैसे बना है? क प्लस स, दो व्यंजन मिला है, का और श मिला है, तब जाके छ का प्रयोग छ बना है। और इससे जो शब्द है वो देखिए वृक्ष और क्षत्रिय। ज्ञ कैसे बना है? जौ प्लस इया, दो व्यंजन के प्रयोग से बना, जा और इया। फिर ता, त्र प्लस र, श्र, श्र प्लस श प्लस र। तो इस तरीके से आपके व्यंजन कंप्लीट हो गए। फिर है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? जब दो समान व्यंजन आपस में मिलें तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे का प्लस का, यानी आधा का फिर पूरा का, आधा पा फिर पूरा पा, आधा जा फिर पूरा जा। इस तरीके से मतलब एक ही तरीके के व्यंजन हो लेकिन एक आधा हो और एक पूरा हो, ठीक है। तो जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है धक्का, धक्का में आधा का है फिर पूरा का है। पक्का, पक्का में भी इसी तरीके से है। कच्चा में देखिए जैसे आधा चा फिर पूरा चा, ये कच्चा हो जाएगा, बच्चा हो, सच्चा हो जी। इस तरीके से जब दो व्यंजन एक जैसे होते हैं, उनका मेल होता है तो वहाँ पे द्वित्व व्यंजन का होता है। तो ये आपके पाठ 2 का भाग 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अब पाठ 2 के भाग 2 में हम आपको आगे का पाठ पढ़ाएंगे। अब इस पाठ में जितने भी बिंदु पर आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है, इसमें जितना भी प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न को बनाइए और उसके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए तथा उन्हें याद भी कीजिए। धन्यवाद।